मैं जहाँ से हूँ निश्चित तौर पर वो सारी जगह जल रही हैं और बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। अब इन शब्दों में तो कह नहीं सकती, पर हमारे प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, कि उनकी वजह से मेरे देश के लोकतंत्र ने दिखाया कि वो कितना परिपक्व हो रहा है। सारा का सारा देश उठ करके खड़ा हो गया कि जिस तरह की अभी बीच में पिछले वक्ताओं ने बार बार कहा कि डिवाइड एंड रूल, तो इनके पास सिर्फ डिवाइड एंड रूल थोड़ा ही है, इनके पास तो 4 चीज़, साम दाम दंड भेद, और इसके माध्यम से ये शासन करना चाहते हैं। बावजूद इसके, जबकि हम बहुत बड़ा असंतोष अपने भीतर लिए हुए हैं कि इन 70 सालों में हमने वो प्राप्त नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, सरकारों ने हमारी सहायता नहीं की। बावजूद इसके जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपने स्कूल चलाने के लिए निकले थे, तो उस्मान शेख और फातिमा शेख ने जो साथ दिया था, आज सारे के सारे उस्मान शेख, फातिमा शेख रास्ते पर हैं और हम सारे के साथ सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले बनकर उनके साथ हैं। हम सारे, ये लोकतंत्र जीवित हो रहा है, लोकतंत्र स्पंदित हो रहा है, 70 साल का ही सही। यदि उसको काल के इतिहास क्रम में देखें तो ये शैशवावस्था भी नहीं होगी, लेकिन हमने इन 70 सालों में एक लंबी बड़ी सुदृढ़ यात्रा की है, ये तय है। मेरा विषय राष्ट्र निर्माण और साहित्य के संदर्भ में है। जिस तरह का साहित्य हमारे सामने रखा गया है, और ये बहुत पिटी पिटाई बात हुई कि जब हम बार बार चिन्मय अचेबे का नाम लेते हैं या हम और भी किसी इस तरह के व्यक्ति का नाम लेते हैं कि आखिर हिरण पर किस तरह का इतिहास लिखा जाएगा जब तक वो शिकारी लिखेगा। ऐसे ही जब हमारा दलित साहित्य आरंभ हुआ था तो हमारे बहुत बड़े पुरोधा हिंदी साहित्य के थे, उन्होंने कहा था कि क्या दलित साहित्य यदि दलित ही लिखेगा तो घोड़े पर क्या घोड़े पर लिखने के लिए क्या घोड़ा होना पड़ेगा? मतलब एक व्यक्ति की तुलना एक सो कॉल्ड प्रगतिशील व्यक्ति किस तरह से जनों से कर रहा है। मैंने आपके पास यही प्रगतिशीलता है। और तब ये मैं ही थी जिसने कहा था कि घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा साफ कैसे किया जाता है, घोड़े की सफाई कैसे होती है, ये साइंस बताएगा। घोड़े की दुलत्ती कैसे लगती है, घोड़े की दुलत्ती खाने वाला बताएगा। और घोड़े के मुंह पर जब लगाम कसी जाती है या उस पर जो चाबुक पड़ रही होती है, उसका दर्द घुड़सवार कैसे बता सकेगा? ये घुड़सवार के बस की बात नहीं है कि जब उसके ऊँटों से खून निकल रहा है और तब भी वो उस पर सवारी का आनंद ले रहा है। खैर, तो हमें, मेरा कहना ये है कि जब हम साहित्य के इतिहास को देखते हैं तो एक सबसे बड़ी जो आवाज़ हमको दिखाई देती है, और ख़ासकर स्त्री साहित्य पर दिखाई देती है, तो थेरी गाथा। और जिस अंदाज में थेरियां अपनी बात करती हैं, आज दम है किसी में बात करके दिखा दे। वो सारी की सारी जो भी स्त्रियां
अब तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही इतना बड़े बड़े रिजल्ट्स और जाने क्या क्या लिख करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है कि किस तरह से उन्होंने काम किया और एक प्रति संस्कृति, प्रति साहित्य खड़ा करने ka प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। क्योंकि जब भी इन 30-40 सालों के इतिहास में जैसे ही हिंदी जगत एक बहुत बड़ा बेल्ट है, हिंदी जगत में जैसे ही हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का आरंभ होता है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी अस्मिता को चिन्हित किया है और जहाँ कहीं भी कोई भी अपनी अस्मिता के, अपने संघर्ष के आंदोलन होते हैं, वहाँ बाबा साहब दिखाई देते हैं। उनके कटआउट के बगैर किसी भी तरह की अस्मिता अपने आप को कंप्लीट नहीं पाती। और अब तो मुझे बहुत नजर आ रहा है कि दिल्ली में जो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, वो उसमें खासकर जो रोस्टर से संबंधित हैं या ओबीसी या SC ST जितने भी या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये सारे के सारे डॉक्टर अंबेडकर के कटआउट के बगैर नहीं चलते। इसका मतलब है जब कभी भी आप पर शासन किया जाता है तो वो हमसे हमेशा हमारी भाषा छीनने का प्रयास करता है। सबसे पहला अटैक वो भाषा पर करता है और जैसे ही भाषा पर वो अपना अधिकार प्राप्त करता है, उसके बाद आपके भीतर की जितनी भी साहित्यिक श्रेष्ठता होती है उसको वो डिलीट करता है। तो हमारे सामने जिस तरह से तुलसीदास रखे जाते हैं, जिस तरह से हमारे सामने सूरदास रखे जाते हैं, मतलब ये देखिए कि जिन लोगों ने हिंदी साहित्य के वैचारिक दर्शन को निर्मित करने का प्रयास किया और नवजागरण की चर्चा की, उस नवजागरण में बड़े बड़े, आज तक मैं रामविलास शर्मा का भी नाम बड़े धड़ल्ले से लेती हूँ। रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति भी हिंदी जाति का नवजागरण पर बात करते हुए, हिंदी जाति के इतिहास पर बात करते हुए, प्रार्थना समाज पर बात करते हैं, ब्रह्म समाज पर बात करते हैं, आर्य समाज पर बात करते हैं, पर सत्य शोधक समाज और जैसे ही सत्य शोधक समाज बंद होता है तो एक जो बड़ा बृहत्तर समाज है वो सारा का सारा वहां से गायब हो जाता है। मतलब आप उसको चिंतन में ही नहीं लेते हैं वो। और रामचंद्र शुक्ल जब बात करते हैं तो तुलसीदास को तो स्थापित करते हैं, कबीरदास को छोड़ देते हैं। षड्यंत्र कब तक चलेंगे? और इसलिए इन लोगों के मतलब कोई आंकड़ा देखने वाला बताए कि अभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का क्या परसेंटाइल है एजुकेशन में। बावजूद इसके पूरे देश में ये लोग खड़े हैं। बावजूद मतलब आप ताकत का अंदाज लगाइए कि ये ताकत कितनी बड़ी है। और इस साहित्य की समझ के साथ जब हम अपने संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं और जैसे ही वो स्लोगन बन गया हम भारत के लोग, सारे लोग उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वो कुछ 12-13 पॉइंट निकल करके आते हैं कि उसमें न्याय कौन कौन सा चाहिए, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन कौन सी चाहिए, आप कौन कौन से चीज़ें कर सकते हैं। वो सारा एक सेकंड मुझे लगता है कि ये बात पढ़ ही लेनी चाहिए तो शायद ज़्यादा बात खुल करके आएगी। मुक्ति कौन पते बोलता है? मैं आप लोगों के सामने उद्देशिका नहीं पढ़ रही हूँ। इसमें कुल 13 बिंदु हैं जो एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता,
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की समता, अवसर की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंड अखंडता। ये कुल 13 बिंदु इस सिर्फ छोटे से उद्देशिका से सामने निकल करके आते हैं। और ये पूरी की पूरी तरह से राष्ट्र कोई भौगोलिक खंड नहीं है। राष्ट्र अपने देश के नागरिकों से बनता है, नागरिकों की समझ कैसे है इससे बनता है। राष्ट्र किसी नदी नाले पहाड़ जो भी पता नहीं गाना गाते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, तो देश प्रेम और देशभक्ति से भैया राष्ट्र नहीं बनते। देशभक्ति एक भावना है, इसी भावना से राष्ट्र बन सकता है क्या? देश प्रेम एक भावना है, प्रेम से राष्ट्र बन सकता है क्या? ना, इसके लिए वैचारिकता, ये वैचारिकता इन 13 बिंदुओं में है कि आपको किसी राष्ट्र को बनाने के लिए क्या चाहिए, कौन से टूल्स चाहिए। और जबकि मेरा देश विविधता से भरा हुआ है, इतनी विविधताओं में आप किसी एक की अस्मिता को कैसे महत्व दे सकते हैं? तो मेरे लिए तो मतलब पर मैं आप लोगों महाराष्ट्र से मुझे एक छोटी सी शिकायत हुई है, और शिकायत ये है कि जिस जमीन से सारा का सारा मूवमेंट खड़ा होता है, उस जमीन पर मुझे अपना आंदोलन थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। हम कहाँ देखें? हमारे लिए तो महाराष्ट्र है, पर इस महाराष्ट्र में बाबा साहब के साथ जो स्त्रियां दीक्षा लेते हुए तमाम वैवाहिक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हिंदू धर्म का त्याग करती हैं, वो कहाँ है? ये जो मंगलसूत्र, मांग, टीका, जाने क्या क्या आप लोग अपने अपने लगाए बैठे और अपने साथी, उनके पुरुष साथी जो उसका समर्थन दे रहे हैं, कहाँ में ये वैचारिकता? क्या ये भारतीयता है? हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? हम किससे लड़ रहे हैं? उस बहुसंख्यक तथा कथित बहुसंख्यक से लड़ रहे हैं ना। तो उसके प्रतीकों को हमने जब सम्मान दे दिया तो लड़ाई किससे? तब लड़ाई फिर हम किससे कर रहे हैं? मुझे याद आ रहा है कि अब जो आदिवासी साहित्य रचा जा रहा है, आज जो आदिवासी साहित्य रचा जा रहा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, वैसे तो 2-4 नाम है पर मैं 2 ही नाम लेना चाहूँगी। एक है अनुज लुगुन। अनुज लुगुन एक बहुत बड़ा, बहुत समझदार लड़का, जिस तरह से आदिवासी संस्कृति को पता नहीं वो ऑपरेशन घर वापसी करके जाने उन लोगों को ब्राह्मण बना देते हैं, क्या करते हैं, पर रहते तो वही हैं जाकर के बेचारे, उनके साथ तो कुछ होना जाना नहीं होता, केवल इनको अपनी संख्या बढ़ानी है और उस संख्या को बढ़ाने में हम सहयोग कर रहे हैं। निर्मला पतुल यदि अपनी कविताओं में बात करती है स्त्रियों की, तो जो हिंदू स्त्रियों की परेशानियां हैं वही परेशानियां उनके स्त्रियों में दिखाई देती हैं। अनुज लुगुन के साथ ऐसा नहीं है। अनुज लुगुन की संस्कृति झारखंड से, वो झारखंड से ही 2 नाम है जो बहुत खूबसूरत रचनाएं रच रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए इस तरह की साहित्यिक कृतियों का निश्चित तौर पर दलित साहित्य को कमाल किया है। जो घालमेल हो रहा है, हम लोगों को उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमको अपनी भाषा, किसी भी एक दर्शन की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। हमको बहुत सावधानी बरतनी होगी कि जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब कहते हैं, क्या हम अपना साहित्य प्रणयन करते हुए कहीं उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं? यदि मैं भाग्य और सौभाग्य भी कहती हूँ, मैं संयोग भी कहती हूँ, तो वो मेरा किया हुआ नहीं है,
वो किसी और का किया हुआ है, और जैसे ही वो किसी और का किया हुआ है तो सामने वाला आप पर अटैक कर लेगा, आप पर राज कर लेगा, आप पर अपना शासन कर लेगा और आप शासित होने के लिए बाध्य होंगे। तो हमें सावधानी रखनी होगी कि किस भाषा के साथ, किस शब्दावली के साथ हम साहित्य की रचना कर रहे हैं, वही आपको एक राष्ट्र के निर्माण की ओर, उस पूरी की पूरी ज़रूरत की ओर ले जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बातें कह दी हैं। मैं आपके सामने बस एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ। ये जसिंता किरकेट्टा की कविता है, और जसिंता भी 30-35 साल की लड़की है, आदिवासी लड़की है, और इसको आप कोरिलेट करिएगा। अभी सोनी सोडी की बात हुई, लिंगा कोडोपी हैं, या उधर मनोरमा है, कहीं से भी आप इसको जोड़ करके देख लीजिए। इस कविता का शीर्षक है सेना का रुख किधर है। युद्ध का दौर खत्म हो गया, युद्ध का दौर खत्म हो गया, अब सीमा की सेना का रुख उधर है। मेरा स्कूल कॉलेज गांव घर जंगल पहाड़ जिधर। कौन साध रहा है अब चिड़ियों की आंख पर निशाना, इस समय खतरनाक है सवाल करना, और जो रहा है उस पर बुरा मान जाना, क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी बातें करने और सुनने की परंपरा। अब आप बिल्कुल इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। खत्म हो रही है उनकी बातें और उनकी बातें करने और सुनने की परंपरा। अब सेना की दक्षता का मतलब है गांव और जंगल पर गोलियां चलाना और सवाल पूछते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना। यह दूसरे तरीके का युद्ध है, जहां संभव है गांव में बहुतों के भूखे रह जाने का, किसानों के आत्महत्या कर लेने का, शहर में आधे लोगों का बहुत खाते हुए, तोंद बढ़ाते हुए, अपनी देह का भार संभालने में असमर्थ एक दिन नीचे गिर जाने का और अपनी ही देह तले दबकर मर जाने का। किसी युद्ध में बम के फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है। किसी युद्ध में बम के फटने से यह शहर धुआं धुआं नहीं है। यह तो विकास करते हुए मंगल ग्रह हो जाने की कहानी है। इस विकास में न बच रहे जंगल पहाड़, न मिल रही सांस लेने को साफ हवा, और लोग ढूंढ रहे कि कहाँ साफ पानी है। प्रदूषण विकास के नाम पर जो हो रहा है। कोई युद्ध ना हो तब भी सेना तो रहेगी। अब तो सेना अध्यक्ष बात करने लगे हैं, भारत की राजनीति पर कमेंट मारने लगे। कोई युद्ध ना हो तब भी सेना तो रहेगी। आखिर वह क्या करेगी? वह कैंपों के लिए जंगल खाली कराएगी, जानवरों की सुरक्षा के लिए गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी, और शहर में सवाल पूछते गांव के बच्चों पर गोली चलाएगी। आखिर क्यों सीमा की सेना का रुख उधर है? मेरा स्कूल कॉलेज गांव घर जंगल पहाड़ जिधर। बहुत धन्यवाद।